चर्चा में सारी चीजें बहुत विस्तार से सबने डिस्कस करी। मैं थोड़ा सा हट के अपना इसमें एक वक्तव्य दे रहा हूं कि हमारे जो मठाधीश हैं वो इंदिरा गांधी और पुराने जितने लीडर्स हुए हैं देश की आजादी से लेकर अभी तक हम बात करते हैं, तो वो उन सब से कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड हैं और चाहते हैं कि मैं भी उनके जैसा बनूं। ये एक उनका प्रयास है जिसको बोलते हैं एफर्टाइल एफर्ट, जिसका कोई मतलब अभी तक वो चीज अभी तक कर नहीं पाए हैं। मुझे इनके अभी रिसेंटली इनका जो सबसे लोकप्रिय भाषण है जिसमें सिंदूर इनकी रगों में दौड़ने लगा है, वो उसका मैं रेफरेंस कंपैरिजन कर रहा था, सोच रहा था कि ये खून की जगह सिंदूर बहने लगा या कॉमर्स क्या क्या पता नहीं क्या क्या बहता है। मुझे याद आता है दो बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन। एक ये कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दूसरा कि मेरे शरीर मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूती प्रदान करेगा। पहला वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरा वाला एक दिन पहले उनके असैसिनेशन से पहले प्रधानमंत्री तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी। और उस खून और लहू उस लफ्ज से हमारे प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा था कि मैं किस तरह से अपने आप को उस लेवल पर लेके जाऊं कि मेरी कोई ऐसी स्टेटमेंट, मेरा कोई ऐसा स्लोगन ये इतिहास, देश का इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। तो अभी तक तो ऐसा कोई भी वक्तव्य उनका नहीं आया है जिसको हम रेत की लकीर से आगे सुरक्षित कर सके। वो उतने ही हल्के और उतने ही बेवजनी, ऐसे वजन नहीं जिन चीजों में होता है, बेवजनी वक्तव्य रहे हैं जो देश का आम व्यक्ति भी बहुत अच्छी तरह से समझ पाया है। अब आते हैं अब वर्तमान परिस्थिति परिप्रेक्ष्य में। विवेक जी ने भी कहा और दिनेश जी ने भी कहा, इन्होंने अपने बाकी लोगों ने कहा। तो भाई साहब मसला क्या है, कहाँ है? मसला ये है कि हम खड़े कहाँ हैं। मोदी जी ने बहुत जोर शोर से पहलगांव का जो इंसिडेंट हुआ, बहुत जोर शोर से कहा कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जाना, बहुत सारी बातें हम इसके ऊपर कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ जिस तरह ट्रंप ने उनके भाषण से जस्ट 15 मिनट बिफोर प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस सारा का सारा उनका बना बनाया खेल बिगाड़ दिया, ये कहकर के कि मैंने व्यापार और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की और वो सीज फायर के लिए मान गए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो वक्तव्य रहा वो ये रहा कि इन पिछले घटनाक्रम में कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भैया हमने उनको बता दिया था कि हम यहाँ अटैक करने वाले हैं। और ये बात बोलने के साथ ही आपने ना केवल अपने विजडम का पर्दाफाश किया है, बल्कि आपने पाकिस्तान जैसी छोटी सी एक कंट्री को, वहां के नेताओं को भी मौका दे दिया अपनी हंसाई करने का। तो जग हंसाई तो वो हुई है, आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, ये आपको सामने दिखा। आप करीबन 88 या 90 कंट्रीज को विजिट कर चुके हैं पिछले अपने 10 साल के कार्यकाल में। कोई मौका आप नहीं चूकते थे, और हालत ये थी कि हमें ये ढूंढना पड़ता था कि प्रधानमंत्री भारत कब आ रहे हैं। हमें ये नहीं ढूंढना पड़ता था कि प्रधानमंत्री विदेश कब जा रहे हैं। हमारी स्थिति कुछ अलग थी कि प्रधानमंत्री आजकल एक देश में है, वहां से वो दूसरे में जाएंगे, फिर वहां से वापस लौट कर आएंगे
और तो और कई कंट्रीज को भर के वो उन्होंने डोनेशंस भी दिए, लेकिन इन सब का नतीजा एट लास्ट हमें क्या देखने को मिला कि हर कोई हमारे खिलाफ खड़ा हो। आपने अपने आप को ही एक्सपोज कर दिया कि आपकी मंशा क्या है। आप आप अपने आप को स्ट्रेटेजिस्ट मानते हैं, आप स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को, उन लोगों को जो बेचारे सुबह से शाम तक 80 करोड़ लोग जो अन्न ले रहे हैं, मुफ्त का अनाज ले रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। आप उसका भी अभी 2 दिन पहले से वो भी एक बहुत बड़ा नया इनके पास स्लोगन आ गया है कि वी हैव बिकम फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो लेकिन आप फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी के साथ आप 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं। कहने का मतलब अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो 80 करोड़ लोग अभी हाथ फैलाकर खड़े हैं। तो उन लोगों के ऊपर आपका मुअल्लमा जो है चढ़ा हुआ हो सकता है, और रही कसर जो पूरी कर रहे हैं आपके अंधभक्त कर रहे हैं। आज हम यही चर्चा कर रहे थे कि इनके लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड लॉट है कि इनको पता ही नहीं है करना क्या है। अपनी फ्रस्ट्रेशन कहां से किस तरह से उजागर करें। आप तिरंगा यात्राओं को देखिएगा, उसमें कई विधायक, कई नेता क्या क्या वक्तव्य दे रहे हैं। तो वो कुल मिलाकर ये एक ऐसा कुनबा है जिसमें पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है, जिसमें आपके पास ना कोई नियत है, ना कोई आपकी नियति है। सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किस तरीके से आपको सत्ता में बने रहना है और सत्ता हथियाए रखनी है। और ये जो एजेंडा है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बार बार ये इस चीज के ऊपर प्रश्न चिन्ह बार बार उठ रहा है कि ये जितने भी अटैक हुए, आप इवन वाजपेयी जी के टाइम से के बाद की भी हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान वे आतंकवादी हमले बार बार हुए, और इन आतंकवादी हमलों का इन्होंने राजनीतिक और चुनावी फायदा उठाने का प्रयास किया। कुल मिलाकर अब इन्होंने मैं जिस दिन ये वॉर शुरू हुआ था, हम डिस्कस कर रहे थे सर, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये सारा ड्रामा एक स्टेज ड्रामा है। ये किसी कंक्लूसिव डिसीजन पर नहीं जाएगा, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि इनको इलेक्शन सामने है। मेरे को बार बार और राहत इंदौरी जी का वो शेर याद आता है कि सरहदों पे तनाव है, देखो चुनाव है क्या। वो एक बहुत छोटी सी बात उन्होंने कही है, लेकिन बहुत सटीक लफ्जों में उन्होंने कही। और यही कारण है, अभी विवेक जी ने बहुत अच्छा कहा कि मार्शल लॉ, क्योंकि इन लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कभी मायने रखता ही नहीं। इनको मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे, ये इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये कुछ ना कुछ, ये यहाँ तक डिक्टेटर बेसिकली आप इस वक्त क्या देश में डेमोक्रेटिक सेटअप एंजॉय कर रहे हैं? नहीं कर रहे। वी आर लिविंग इन अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप। अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप में आपको कब कहां, अब यही लोग हैं जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी बात करते थे। इन्होंने वो राठौर, वो लड़की बेचारी, वो जो बनारस से भोजपुरी में अपने वक्तव्य देती है, उसके खिलाफ इन्होंने एफआईआर कर दी। इसलिए क्योंकि उसने भी इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उसने इनके खिलाफ नहीं उठाई। बेसिकली कोई भी व्यक्ति है, हम भी इनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम इनकी नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन ये अपने पे ले लेते हैं। ये जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं सत्ता चलाने के, हम इनके खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो सत्ता चलाने का तरीका है ये नहीं है। बार बार बात घूमकर वहां आती है जहां से शुरू होती है बार बार कि ये ईवीएम किसी दिन ऐसा इनको